आज हम लोग कुछ नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जब संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत में बहुत लंबे लंबे शब्द आते हैं जिनको हम लोग पढ़ नहीं पाते या अटक जाते हैं पढ़ते पढ़ते। इसको सरल बनाने के लिए, लंबे शब्दों को आसानी से पढ़ सकने के लिए हम लोग उसको तोड़ देते हैं, उस लंबे शब्दों को। लेकिन उसको तोड़ेंगे कैसे? उसको तोड़ने जानने के लिए हमें संधि जानना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द लिखा है, इसको पढ़ने में हमको थोड़ा दिक्कत होता है, लंबे शब्दों को पढ़ने में, है ना। अभी पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि बहुत लंबा है ये। तो इसको हम लोग छोटा छोटा करके लिखेंगे, तोड़कर। जैसे कि आप पढ़ो, जाड्य, अंधकार, अपहाम। अब आसानी से पढ़ ले रहे हैं क्योंकि ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसको जोड़ दिए हैं संस्कृत में, इसलिए हमको पढ़ना कठिन हो जाता है। तो हम इसको छोटा छोटा कर दें, लेकिन छोटा करने की विधि क्या है, उसके नियम क्या है, इसके बारे में हम लोग नहीं जानते। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे संधि। तो संस्कृत में लंबे शब्दों को छोटा करके पढ़ने के लिए या किसी संस्कृत शब्द का अर्थ जानने के लिए हम लोग संधि पढ़ते हैं। और ये संधि होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रता कराना, मित्र बनना, दोस्त बनना, संधि हो जाना। जैसे कि राम और सुग्रीव की संधि हुई थी कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ही हम लोग वर्णों का, अक्षरों का मेल कराते हैं, मित्रता कराते हैं। जैसे कि ये क्या है? वर्ण है। क्या है ये? वर्ण मतलब अक्षर, वर्ण मतलब। तो संधि में हम लोग 2 वर्णों की मित्रता कराते हैं। ये 2 वर्ण जब मिलते हैं तो एक नया वर्ण बन जाता है। यहाँ पर अ धन अ बराबर आ, ऐसे नया वर्ण बन जाता है, इसी को संधि कहते हैं। ठीक है। जैसे कि अ धन ई बराबर ए हो जाता है, एक वर्ण और दूसरा वर्ण मिलकर तीसरा नया वर्ण बन जाते हैं, उसी को संधि कहते हैं। हम लोग यहाँ पर वर्णों की मित्रता कराते हैं, संधि कराते हैं, उसी को संधि कहते हैं। ठीक है। संधि जानने के लिए हमें स्वर और व्यंजन जानना बहुत जरूरी है, जो आप लोग प्राथमिक स्कूल में पढ़े हो। पहली दूसरी में तो सब लोग पढ़े हैं, अ से लेकर पूरे ज्ञ तक स्वर व्यंजन पढ़े हो। उसको याद रखना जरूरी है संधि पढ़ने के लिए, स्वर और व्यंजन। स्वर की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। ये कौन सी मात्रा है? ये और ये बड़ी ई। ये हाँ, छोटे को लघु कहते हैं और बड़े को दीर्घ। ठीक है। ये लघु उ है और ये दीर्घ उ है। ये ए है, ये ओ, ये और ये हाँ। और एक होता है ये अम की मात्रा, ये अह की मात्रा। हम लोग जब छोटे थे तो इन सबको स्वर में पढ़े थे, लेकिन यहां पर हम लोग केवल इतने मात्राओं को स्वर में पढ़ेंगे, इन दोनों को स्वर में नहीं लेंगे। ये अंग की मात्रा, ये अह की मात्रा, ऐसा बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में ये अनुस्वार कहलाता है और ये विसर्ग कहलाता है। तो इन दोनों को हम स्वर में नहीं गिनेंगे, इतने को गिनेंगे। और एक चीज, सबसे पहले आता है आ, लेकिन उसकी मात्रा, वो उसका कोई मात्रा हमको दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है क्या? अ का मात्रा तो कहीं पर भी दिखाई नहीं देता हमको। तो अ का मात्रा जो है, क से लेकर के ज्ञ तक के सभी अक्षरों में अ छुपा होता है, वो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसमें मिला हुआ रहता है। जैसे कि क बोलो, क बोल रहे हो तो अंतिम में आ रहा है ना। आगे बोलो, ख बोल रहे हैं तो अंतिम में आ रहा है। प बोलो, प बोल रहे हैं तो अंतिम में आ रहा है। अब जैसे कि ये क क्या है, स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन। क्या है ये? हाँ। अब हम इसमें से इसके स्वर को, क बोल रहे हैं, उस आ को हटा देंगे। आ को हटाएंगे तो यहां पर एक मात्रा लग जाएगा जिसको कहते हैं हलंत। हलंत का मतलब होता है कि यहां पर कोई भी स्वर नहीं है, अकेले ये व्यंजन बस है। क, क्या बोलेंगे? क, उसमें आ का उच्चारण नहीं होगा। क, ख, ग ऐसे उच्चारण होगा। जैसे कि मैं सामने लिख दिया, क्या पढ़ेंगे इसको? क्या पढ़ेंगे? वाक। क में आ नहीं है इसलिए इसको वाक पढ़ रहे हैं। तो समझ में आया? जितने भी व्यंजन हैं सब में आ छुपा होता है, लेकिन हमको वो दिखाई नहीं देता है, अ का मात्रा। इतना समझ में आ गया सबको? अब हम लोग आगे संधि की परिभाषा पढ़ेंगे। 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है और एक नया वर्ण बन जाता है, उसे संधि कहते हैं। अभी मैं 2 वर्णों को मिलाकर बताया था, है ना। 2 वर्णों को मिलाने से जो बदलाव हो रहा है और एक नया वर्ण बन जा रहा है, उसी को संधि कहते हैं।
ठीक है, अभी उदाहरण देखते हैं हम लोग। यहां पर लिखा है ग और न, है ना, ये दोनों व्यंजन है, व्यंजन है ना। अब हम लोग उच्चारण करते हैं गण, बोलो। अब इन दोनों में स्वर है कि नहीं है? है। ग में कौन सा स्वर है? अण में। हाँ, अभी बताया था मैं, हर व्यंजन में एक स्वर होता है जिसे अ कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला पद का आखिरी वाला स्वर को निकालेंगे, आखिरी वर्ण को निकालेंगे। पहला पद का आखिरी वर्ण है ण में, इसको बाहर निकालेंगे। इधर क्या है? ये भी स्वर है, तो इसको और इसको, इन दोनों वर्णों को हम लोग मिला देंगे। आ और ई के मिलने से बनता है ए। अब सबको जोड़ कर देखते हैं। ग का ग, अब ण आधा रहेगा क्योंकि इसका स्वर निकल चुका है। अब इधर वाले स्वर को दोनों को मिला दिया तो क्या बना है? उसको जोड़ देंगे, ण में थोड़ा पूरा हो जाएगा। इधर क्या बचा है? श, उसको मिला देते हैं, क्या बना? गणेश। गणेश का मतलब है गणों के स्वामी, गणों के ईश्वर। शंकर भगवान के जो बहुत सारे गण हैं, उनकी जो सेना है भूत प्रेतों की, उनके वो सेनापति हैं, इसलिए उनको गणेश या गणपति कहते हैं। अब संधि विच्छेद किए तो हमको उसका अर्थ समझ में आ गया ना गणेश का। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके अर्थ हम संधि विच्छेद कर जान सकते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। यहां पर क्या लिखा है? गिरीश लिखा है ना। इसका अर्थ हमको नहीं मालूम है कि गिरीश का मतलब क्या होता है। हम लोग इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। अभी आप लोग को आता नहीं है इसलिए संधि विच्छेद मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। गिरीश का, तो गिरीश का संधि विच्छेद होगा गिरी धन ईश। गिरी, पहले पद में कितने अक्षर हैं? 2, गी और री। इनमें कितने स्वर हैं? 2। कौन कौन से? गी में ई और री में ई। तो कौन सा वाला स्वर लेंगे हम लोग? ई। कौन सा वाला ई? अच्छा, दोनों में छोटा ई है। ग का या र का? अंतिम वाला। रा का ई को निकालेंगे बाहर, और इधर क्या है? ई इधर भी है। इन दोनों को मिलाएंगे तो एक बड़ा ई बनेगा, दीर्घ वाला ई बनेगा। और सबको जोड़ते हैं। गी, रा कैसा है? आधा है, इसका ई मिला के बड़ा ई को इसमें लगा देंगे। और इधर क्या बचा है? श, क्या बना? गिरीश, है ना। गिरी का मतलब होता है पर्वत, ईश का मतलब होता है ईश्वर, स्वामी। पर्वत पर रहने वाले ईश्वर, पर्वत में रहने वाले स्वामी कौन है? पर्वत में कौन रहते हैं? शंकर भगवान, कैलाश पर्वत में। तो गिरीश का मतलब क्या हुआ? गिरीश का मतलब महादेव, ठीक है। आगे हम लोग उसके प्रकार देखते हैं। यहां पर हम लोग लिखे हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि होते हैं 3 प्रकार की। मुख्य संधि हैं 3 प्रकार। पहला है स्वर संधि, दूसरा है और तीसरा। हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले स्वर संधि के बारे में। ये स्वर संधि होता क्या है उसके बारे में। स्वर संधि की परिभाषा, स्वर संधि किसे कहते हैं? यहां पर लिखा है 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वरों को मिलाने से जो परिवर्तन या बदलाव होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वरों में इतने स्वरों का उपयोग स्वर संधि में होगा। इसमें से अ, आ, ई, उ, ए, ओ, और री, इतने स्वरों का उपयोग स्वर संधि में होगा। और अह यानी अनुस्वार और विसर्ग का उपयोग स्वर संधि में नहीं होता है, ठीक है। आगे हम लोग उदाहरण समझते हैं कि स्वर संधि होता क्या है। यहां पर 2 स्वर दिखाई दे रहे हैं, अ और अ। इन दोनों स्वरों को मिलाने से, यहां पर लिखा है 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो इन दोनों स्वरों को मिलाने से एक नया स्वर बन रहा है, इसी को क्या कहेंगे? स्वर संधि। क्या कहेंगे? जैसे कि अ, धन, उ, ये दोनों को मिलाएंगे तो ओ बनेगा यहां पर। तो 2 स्वरों को मिलाने से नया स्वर हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, है ना। तो इसको कहेंगे स्वर संधि। एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे कि क्या लिखा है? ये लंबोदर। लंबोदर का संधि विच्छेद हम लोग करके देखते हैं। इसका होगा लंब धन उदर। लंब धन उदर। अब देखते हैं पहले वाले पद का अंतिम स्वर क्या है? आ। किसमें आ है? ब में। लंब बोल रहा तो ब में आ है, तो उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। इधर क्या है? उ।
ऊ को ही बाहर निकालेंगे। अ धन उ बराबर ओ होता है। अब सबको जोड़ देते हैं आपस में। ल आधा म, ब भी आधा है क्योंकि उसका स्वर निकाल दिए हैं। अब इसका स्वर और ये स्वर मिलके ओ हो जा रहा है, तो ब में ओ को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा। और इधर क्या बचा है? ऊ तो जोड़ चुके हैं, तो क्या बचा है? दर। क्या बना? लंब यानी बड़ा, उदर यानी पेट, बड़े पेट वाले स्वामी। कौन है बड़े पेट? लंबोदर किसको बोलेंगे? गणेश जी। ठीक है, यहां पर देखो दोनों स्वरों को मिलाने से नया स्वर बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं? तो ये कौन सी संधि कहलाएगी? स्वर संधि। कौन सी संधि? ठीक है, अब हम लोग जानते हैं स्वर संधि के प्रकार के बारे में। यहां पर स्वर संधि के 5 प्रकार है। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा? तीसरा? चौथा? पांचवा? हाँ, ये स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, इन 5 प्रकार के बारे में हम अलग अलग दिन एक एक प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक संधि को एक एक दिन विस्तार में हम लोग जानेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है।